गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट individuals and departments of an organization in order to attain organizational goal। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज हैं डिफरेंट इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको सिंक्रोनाइज करना, मतलब एक साथ मिलाना। क्यों मिलाते हैं? इन ऑर्डर टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनके जितने भी एफर्ट, जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सबको एक साथ मिला के काम करना, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट किसकी है? हेनरी फ्योल। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कॉमन कंसर्न। हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हार्मोनाइज, मतलब हार्मनी की मतलब क्या होता है? एकता। तो जितनी भी एक्टिविटीज है इन सब में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। क्यों? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए और अपनी सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? जब जितनी भी एक्टिविटीज है हम उन सबको एक साथ मिला के काम करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू EFL ब्रीच। उनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन क्या था? बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम टुगेदर बाय इंश्योरिंग अ सुटेबल एलोकेशन ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज टू द वेरियस मेंबर्स। उन्होंने क्या कहा? एक्टिविटीज को बैलेंस भी करना है और एक साथ भी रखना है टीम को। जितनी भी रिसोर्सेज है, जितने भी वर्क है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अच्छे से। एंड सीइंग दैट दीज आर परफॉर्म्ड विद ड्यू हार्मनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्फ। और ये देखना कि वो जितने भी मेंबर्स हैं वो उस काम को एक साथ मिलके कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एज वेल एज इन रिलेशन टू प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। और जो प्लान्स और प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? नॉट अ फंक्शन बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले क्या होता था? कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन होता था, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब है। बट अब उसे क्या कर दिया गया? फंक्शन ना रख के क्या बना दिया? एक एसेंस बना दिया है मैनेजमेंट का। मतलब कि पहले तो कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन हुआ करता था, बट अब वो एक सेपरेट फंक्शन ना होके जितने भी मैनेजमेंट के बाकी के फंक्शन है उन सबके साथ काम करेगा। मतलब अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जितने भी फंक्शंस है उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन अलग से कोई फंक्शन नहीं होगा। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन को पूरा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर लेवल पे जितने भी मैनेजर हैं उन सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। मतलब उन्हें सबको अपने लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, सबको काम भी बांट दिए, अब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट खुद को करना पड़ता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करके चले। कंटिन्यूइंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। वो कभी भी खत्म नहीं होता, कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। वो हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन किस में होता है? ग्रुप एफर्ट्स में होता है। मतलब एक पूरा ग्रुप होगा, उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट करके चलना होगा।
यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जित कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि जितने भी एफर्ट्स हैं उन सब में वो यूनिटी बना के रखे, मतलब हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को वो एक साथ मिला के फिर काम करे। जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ खुद के बारे में ना सोच के अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी सोचे। कॉमन पर्पस, कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन हो सबके लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर मैनेजर के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन ही होना चाहिए, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसा होता है, यूनिवर्सल और परवेसिव होता है, मतलब वो हर जगह पे, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी हो, उसमें कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है। इनफैक्ट कोई भी कंट्री हो उसमें भी कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता ही है। अब वो कोऑर्डिनेशन चाहे बिजनेसमैन हो या नॉन बिजनेसमैन हो, कोई नॉन मैनेजर हो, मैनेजर हो, कोई सोशल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हर जगह कोऑर्डिनेशन होता ही है। ऐसा थोड़ी कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ बिजनेस के अंदर ही होता है, नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी कोऑर्डिनेशन होता है और कोई अदर एक्टिविटीज होती है वहां पे भी कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए ये एक यूनिवर्सल और परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल पे हर मैनेजर को ये फंक्शन पूरा करना ही पड़ता है। डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो क्या होता है, एक साथ मिलके काम करना, बट कोऑपरेशन क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इच्छा से काम कर रहे हैं, मतलब अपनी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो काम कैसे स्टार्ट होगा, पहले उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे कि फिर फ्रेमवर्क बन गया, उसके बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी। उस बिल्डिंग में भी फिर अलग अलग चीजें होती है, प्लम्बर का काम प्लम्बर करेगा, जो फर्नीचर वगैरह है वो कोई और बनाएगा, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो कोई और करेगा। तो ये सब काम कैसे पूरे हो सकते हैं, जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम पूरे हो सकते हैं। क्यों, जब तक फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं होगा तब तक उस पर आगे काम शुरू ही नहीं होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके चले। बट कोऑपरेशन क्या होता है कि अगर उसी काम के अंदर किसी को किसी और की जरूरत है किसी काम के लिए, मान लो कोई सामान उठा के लेकर आना है भारी, एक बंदा नहीं उठा सकता उसको, उसे किसी और की जरूरत है, उसके साथ वाला उसका टीम मेंबर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो या प्लम्बर की टीम के अवेलेबल है या इलेक्ट्रिशियंस अवेलेबल है, तो वो उसकी आके हेल्प कर दें, वो क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। वो अपनी इच्छा से आके उसकी हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटरीली हेल्प कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट है सेल्फ कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन। अब ऐसा हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप के अंदर होता है, बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें खुद को भी दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए कि अगर दूसरे हमसे आगे जा रहे हैं या उनका काम स्पीड में चल रहा है तो हम भी अपनी स्पीड को और बढ़ाएं। तो एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। अगर कोई एक आगे जा रहा है तो हमें भी उसके साथ ही आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि हम तो अपने हिसाब से ही काम करते जा रहे हैं, कि कोऑर्डिनेशन तो सिर्फ ग्रुप में होना चाहिए, इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन दोनों होने चाहिए, इंडिविजुअल भी होना चाहिए और ग्रुप के साथ भी हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टू रीप बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में स्पेशलाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों चीजें ही होती है, या तो स्पेशलाइजेशन होता है या फिर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी काम है जिसको वो आता है उसे ही वो काम दिया जाएगा, जो जिस काम के अंदर स्पेशलिस्ट है उसे वो काम दिया जाएगा, जिस डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है उसे वही फंक्शन दिया जाएगा, उसे वही काम दिया जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे। जब वो एक ही काम को डेली कर रहे हैं तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे। टू इंटीग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स, कोऑर्डिनेशन हमारी और किसमें हेल्प करता है,
इंटरडिपेंडेंट जो यूनिट्स होती है उनकी परफॉर्मेंस में, मतलब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो ये अच्छे से काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई डिसाइड किया है कि उसको इतनी सेल्स करनी ही करनी है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसको वो चीजें बना के ही नहीं दी, जो टाइम फिक्स हुआ है उसने वो काम करके ही नहीं दिया, उसका प्रोडक्शन करके ही नहीं दिया, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टू रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम करते हैं, उन सबका जो भी मोटिव होता है ना, जो मतलब थिंकिंग है, सब कुछ अलग अलग होता है किसी भी गोल को पूरा करने में। हर कोई बंदा एक जैसा नहीं सोचता ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की होती है कि वो उन सबके जो भी थिंकिंग है उन सबको कोऑर्डिनेट करके चले। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अलग अलग सोच रहा है ना, तो मैनेजर का काम क्या होता है कि वो उन सबकी थिंकिंग को सेम करे, कि एक ही तरीके से काम आपको करना है जिसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। टू रिकंसाइल डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है कि अपनी हमारी ये जरूरत पूरी हो। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो उन सबके साथ इस तरीके से उन्हें कोऑर्डिनेट करे, इस तरीके से उनके साथ बात करे कि उन सबके जो इंटरेस्ट है, जो नीड्स है वो भी पूरी हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो सके। तो ये मैनेजर को की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सब कुछ, कि आप काम को अगर इस तरीके से करोगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। टू इंश्योर टोटल अकम्पलिशमेंट, कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि वो टोटल अकम्पलिशमेंट करे। मतलब अगर कोई 3 और 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो वो कितना काम करेंगे, 6 के बराबर। बट कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि उनके एफर्ट्स जब एक साथ मिले तो रिजल्ट 6 ना होके 6 से ज्यादा का ही आए हमेशा। नेक्स्ट है टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजरियल जितने भी मैनेजमेंट के प्रोसेस है, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, उनकी इफेक्टिवनेस किससे पता चलती है, कोऑर्डिनेशन से पता चलती है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे फंक्शंस भी अच्छे से पूरे हो पाएंगे। अगर प्लानिंग में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा तो उसका भी पर्पस बन सकता है। वैसे ही हर फंक्शन का अपने अपने मोटिव्स होते हैं, तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा वहीं वो सारे फंक्शंस अच्छे से पूरे हो पाएंगे। टू एस्टैब्लिश यूनिटी एडमिस्ट डाइवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उन सबके अपने नीड्स होती हैं, अपनी थिंकिंग होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो मैनेजर का काम क्या होता है, वो उन सबको एक साथ मिला के ही काम करे आगे। टू रिटेन एम्प्लॉयज, मैनेजर का काम क्या होता है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा तो एम्प्लॉयज स्विच नहीं करेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे जॉब को। अच्छे एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही रहना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि जहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा है वहां पे उनकी नीड्स भी अच्छे से पूरी हो सकती है। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब अगर हमारे पास इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है तो हम जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करेंगे, वेस्टेज कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी ज्यादा हो पाएगी। टू फैसिलिटेट्स चेंज, ये हम हर बार देख चुके हैं कि जहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, काम स्टार्टिंग से ही जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा कि आगे अगर कोई भी चेंज आए तो हम उसे इजीली अडेप्ट कर पाए। तो ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंस है ये कोऑर्डिनेशन के अंदर होनी ही चाहिए।